हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुख्य फंक्शंस की चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ नेसेसरी क्यों है। ठीक है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ डेमोक्रेसी में होना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपको किसी सवाल का आंसर ढूंढना होता है कि कोई चीज़ ज़रूरी क्यों है, तो आप क्या करते हैं, आप जनरली उसका आंसर ऐसे करते हैं कि अगर वो चीज़ ना हो तो क्या होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि खाने में नमक की आवश्यकता क्यों होती है आपको, तो आप इसका जवाब ये नहीं देंगे कि नमक से हमें क्या मिलता है नहीं मिलता। आप सीधे कहेंगे नमक नहीं होगा तो खाना स्वादिष्ट नहीं लगेगा या खाने का कोई आनंद नहीं रहेगा। तो यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने ये बताया कि वो चीज़ नहीं है तो क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब भी कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी हैं, इसका जवाब भी हम इसी तरीके से देने की कोशिश करेंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो क्या होगा। ठीक है, चलिए, आज दुनिया के 125 से ज़्यादा देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू हो चुका है। शुरुआत हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से और आज जाकर के दुनिया के लगभग 75% देश डेमोक्रेटिक हो चुके हैं और ये संख्या आगे बढ़ रही है। सवाल ये उठता है कि आज से 100 साल पहले जहां इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी दुनिया के बहुत सारे देशों में, तो आज इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आ गई, क्या रीज़न है इनके होने का। ठीक है, अगर आप आज से 100 साल पहले की दुनिया को देखें तो आपको इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं दिखती, लेकिन आज आपको हर एरिया में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करती हुई दिखती है। नाउ द क्वेश्चन इज वाई, ऐसा क्यों है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए अगर किसी देश में पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो क्या होगा। तो इसका सबसे पहला रिजल्ट होगा कि जितने भी कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे ये सारे के सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होंगे, निर्दलीय होंगे। ठीक है, अब ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे कंट्री के लिए कोई बड़ा पॉलिसी या प्रोग्राम प्रॉमिस नहीं कर सके। देखिए, अगर ये लोगों का ग्रुप होगा, कैंडिडेट्स का ग्रुप होगा, तो ये ग्रुप होगा पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं ही नहीं तो सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होंगे। तो एक कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई पॉलिसी एंड प्रोग्राम प्रॉमिस कर सकता है, लेकिन पूरे देश के लिए कोई बड़ा पॉलिसी और प्रोग्राम वो प्रॉमिस नहीं कर सकेगा, बिकॉज उसको तो पता ही नहीं है कि वो रूलिंग में रूल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो पावर में जाएगा कि नहीं जाएगा, मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। चलिए, चुनाव हो गए। चुनाव होने के बाद हमने सारे लोगों को चुन लिया, जिनको चुनना था उनको चुन लिया। अब हमारे देश का कानून कहता है, हमारे देश का संविधान कहता है कि आपको सरकार बनाने के लिए 50% प्लस 1 सीट चाहिए। अब सोचिए, सारे कैंडिडेट्स तो इंडिपेंडेंट हैं। अब इनमें से कौन से वो 50% लोग होंगे और एक और जन कौन होगा जो सरकार में जाएगा, ये गंभीर क्वेश्चन है। मान लिया हमने हमारे देश में 543 सांसद चुन लिए और ये सब के सब इंडिपेंडेंट है, तो इनमें से कौन से 272 लोग होंगे जो एक तरफ जाएंगे सरकार बनाने के लिए। सब के सब कहेंगे कि चलो भैया हमको भी मंत्री बनना है, हमें भी प्रधानमंत्री बनना है। हर कोई कहेगा ना, हर कोई कहेगा हमें गृह मंत्री बनना है, रक्षा मंत्री बनना है, वित्त मंत्री बनना है, बिकॉज हम सभी लोग चुने हुए हैं। तो वहां पर परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। यानी कि ये तय ही नहीं हो पाएगा कि वो 272 लोग कौन होंगे जो सरकार में जाएंगे और 271 कौन बचेंगे जो विपक्ष में जाएंगे। हर कोई कहेगा कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें रक्षा मंत्री बनना है ना। चलिए, मान लिया किसी भी तरह से 272 लोगों को इकट्ठा करके हमारे देश की लोकसभा में सरकार बन गई। अब उस सरकार में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन जाएगा, कौन कहेगा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन नहीं चाहेगा कि हम प्रधानमंत्री बने, कौन नहीं चाहेगा कि हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बने, कौन नहीं चाहेगा हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने। लेकिन क्या ये करना संभव है? क्या इतने सारे लोगों में सबको प्रधानमंत्री बनाना? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 60 से 80 लोग ही रखे जाते हैं जनरली, जिसमें 20 से 25 लोग होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब सोचिए, इन 543 लोगों में से कौन से 20-25 लोग होंगे जिनको कैबिनेट में रखा जाएगा। चूंकि ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते नहीं है, ये सबके सब इंडिपेंडेंट है, सबके सब आपस में लड़ेंगे कि हमें कैबिनेट में जाना है। चलिए, मान लिया किसी भी तरह एक आदमी को प्रधानमंत्री बना भी दिया गया और कैबिनेट चुन भी ली गई,
किसी भी तरह से। हालांकि ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सरकार बनाना, प्रधानमंत्री चुनना, कैबिनेट चुनना, लेकिन फिर भी मान लिया कि किसी भी तरह सभी लोग सरकार बना लिया उन्होंने, 272 लोगों ने मिल करके सरकार बना ली। सरकार चलानी भी तो है, 5 साल सरकार चलानी होती। मान लिया किसी भी एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाया गया, उसने बिना अपने किसी, चूंकि सब के सब एक पॉलिटिकल पार्टी के तो है नहीं, सबके सब इंडिपेंडेंट है, सबके थॉट्स हर एक इशू को लेकर के अलग अलग हो सकते हैं। अब ऐसे में कोई बिल आया, संसद में कोई बिल आया, हो सकता है कि उस पर ज़्यादातर लोग एग्री करें या कुछ लोग ऐसे भी हों जो डिसएग्री करें। जो सरकार में वो डिसएग्री कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो वॉकआउट कर जाएंगे या सरकार का जो सपोर्ट है वो वापस ले लेंगे। ऐसे में ये सरकार आ जाएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन में, जिसको हम कहते हैं कि अविश्वास आ जाएगा इस सरकार में। सरकार चलाने के लिए आपको 5 वर्षों तक लोकसभा में बहुमत तो चाहिए होगा ना, कि किसी भी दिन विपक्ष ने अगर कह दिया कि आप ये बताइए कि आपके पास 272 सांसदों का सपोर्ट है कि नहीं, तो आप वो दिखा सकें। लेकिन ऐसे में क्या होगा, अगर किसी एक आदमी को चुन लिया गया और उसने कोई विवादास्पद बिल प्रस्तुत कर दिया संसद में, तो उसके खिलाफ उसके ही 272 लोग जो हैं उनमें से कई लोग वॉकआउट कर जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार गिर जाएगी। ठीक है। एक और प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी कि हर व्यक्ति जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन करके आया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कोई बड़ा प्रॉमिस कर सकेगा। लेकिन अगर पूरे कंट्री की बात आएगी तो यहाँ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि पार्टी के आधार पर तो ये एकजुट नहीं है, ये सब के सब इंडिपेंडेंट है। और ऐसे केस में क्या होगा, लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेंगे, लेकिन पूरे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना काफ़ी मुश्किल काम होगा। ठीक है। यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में लोग लगभग एक जैसी विचारधारा वाले होते हैं और वो पहले से तय कर लेते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम ये पॉलिसी लगाएंगे, जिसका प्रचार वो हर जगह करते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग जनरली कुछ पॉलिसी, कॉमन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को प्रमोट करते हैं, और जब वो पावर में आते हैं तो वो उन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को लागू करते हैं और सरकार चलाते हैं। कुछ कमियां भी होती हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में, रूलिंग पार्टी में भी हो सकती हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी के लोग अपनी पार्टी को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करते। बड़े लीडर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स के डिसीजंस को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो सरकार चलती रहती है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है। एक और चीज़ है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी का हमें अंदाज़ा लगता है, वो है आप अगर पंचायत चुनावों को देखें, पंचायत चुनावों को अगर आप देखें तो पंचायत चुनाव में क्या होता है, एक ही पंचायत के लोग, या शहर में जो नगर पालिका चुनाव होते हैं तो आप देखिए एक ही वार्ड में कई कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन हर कैंडिडेट का अपना अपना एक सपोर्ट ग्रुप होता है। मान लिया कैंडिडेट ए और बी हैं, तो ए के भी उसी वार्ड के कुछ वोटर्स फॉलोअर हो जाएंगे और बी के भी उसी वार्ड के कुछ वोटर्स फॉलोअर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ, सोसाइटी का फैक्शन बन गया अलग अलग। ठीक है ना। अब जैसे जैसे एक कैंडिडेट को सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा, उसके जितने भी सपोर्टर्स हैं ना, वो उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। वो इस कैंडिडेट के फेवर में कई बातें हैं जो बाकी लोगों को बताएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, वो सब के सब असेंबल होते चले जाएंगे उस कैंडिडेट के लिए। और बाद में वो जब चुनाव अगर जीत जाता है, उन दोनों में से कोई भी एक अगर चुनाव जीत जाता है, मान लिया कैंडिडेट ए ही जीत गया, तो उसको मालूम है कि उसने चुनाव से पहले किस लोगों की किस समस्याओं को एड्रेस किया था, किसके लिए उसने क्या कदम उठाए थे। तो अब क्या करेगा, जब वो पावर में आएगा तो उसका काम होगा कि लोगों की इन समस्याओं को सॉल्व करना, साथ ही साथ उनकी भी जिनकी समस्याएं उस वार्ड में है लेकिन उसने सुनी नहीं थी, या उस पंचायत में थी उसने सुनी नहीं थी, क्योंकि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। तो आपने देखा, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो सोसाइटी के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके जो थॉट्स होंगे ना, उनको असेंबल करके